आज व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई, हमलावर मारा गया। एक महीने के अंदर यह दूसरा मौका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति के इतने करीब कोई इस तरह की घटना घटी हो। इस हमले की ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन पश्चिम मीडिया की रिपोर्ट्स का दावा है कि इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ही हमलावर के टारगेट पर थे। ट्रंप पर हमले का यह चौथा प्रयास था। अमेरिकी इतिहास में इस तरह के हमलों में अब तक 4 राष्ट्रपति अपनी जान गंवा चुके हैं और अपनी नीतियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप कई लोगों की हिट लिस्ट में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे है कौन? वो कौन है जो ट्रंप को रास्ते से हटाना चाहता है? उससे भी बड़ा सवाल, पिछली बार के हमलों से सबक लेते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस तरह की घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही? जवाब इस खास रिपोर्ट में। ट्रंप ईरान के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल थे। इसके अलावा युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां बैठे थे। कि आखिर ट्रंप की जान कौन लेना चाहता है? उनका दुश्मन घर के अंदर छिपा है या कोई बाहरी ताकत उनकी हत्या की साजिश कर रही है? क्या इस तरह के हमले सच में किसी मानसिक रूप से बीमार आदमी के दिमाग की सनक है या ये किसी तरह की राजनीतिक नफरत का नतीजा है? क्या दुनिया का सबसे ताकतवर नेता अब भी सुरक्षित नहीं? सबसे पहले इस खतरे का सामना किया अब्राहम लिंकन ने। 1865 में गृह युद्ध खत्म हुआ था। गुलामी के खिलाफ जीत का जश्न चल रहा था। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक थिएटर में नाटक देखने पहुंचे थे और वहीं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद दूसरा नाम है जेम्स गारफील्ड का, जिन्हें 1881 में वॉशिंगटन के एक रेलवे स्टेशन पर गोली मारी गई। कई हफ्तों तक उनका इलाज चला, लेकिन जान नहीं बच सकी। 1901 में तत्कालीन राष्ट्रपति विलियम मैककिनले जब जनता से मिल रहे थे तो एक शख्स ने उन्हें सामने से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और सबसे भीषण हमला हुआ अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर। 22 नवंबर 1963 को डलास की सड़क पर कैनेडी एक खुली कार में बैठे थे। अचानक गोली चली और अमेरिकी राष्ट्रपति जनता के सामने मारे। कैनेडी की हत्या आज भी एक रहस्य है। इसके अलावा कुछ रोनाल्ड रीगन और रूजवेल्ट पर भी हमले के प्रयास हुए, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ईरान और अमेरिका के बीच शांति हो पाएगी या नहीं, फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण एक नया देश अशांत होने वाला है और उस देश का नाम है क्यूबा। वो क्यूबा जिस पर कब्जा करने का सपना डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से देख रहे हैं। वो क्यूबा जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपना 51वां राज्य बनाने की बात तक कह चुके हैं। उस क्यूबा पर कब्जे के लिए ट्रंप ने अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया और पेंटागन ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। अमेरिकी एजेंसीज हाई अलर्ट पर है। क्यूबा के करीब समंदर में काफी हलचल है। कहा यह जा रहा है कि क्यूबा पर कुछ उसी तर्ज पर अटैक होगा जैसा अमेरिका ने वेनेजुला में किया। कैरेबियन समुद्र में हलचल, क्यूबा पर अटैक किसी भी पल। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चलता फिरता एयरबेस माना जाता है। इसके साथ युद्धपोत, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दर्जनों लड़ाकू विमान चलते हैं। इसके एयर विंग में FA-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान, E-2D हॉकआई निगरानी विमान और सी हॉक हेलीकॉप्टर शामिल है। इसके अलावा अमेरिका पहले से ही क्यूबा के भीतर स्थित ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे पर मौजूद है। अमेरिकी नियंत्रण वाला ये सैन्य अड्डा क्यूबा के पूर्वी हिस्से में स्थित है और दशकों से अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी का प्रतीक रहा है। क्यूबा के करीब सिर्फ समुद्री नहीं बल्कि आसमान में भी अमेरिकी गतिविधियां बढ़ी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक फरवरी 2026 से अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों ने क्यूबा के आसपास 150 घंटे से अधिक निगरानी उड़ानें संचालित की थी। कई ड्रोन और निगरानी विमान क्यूबा के तट से 30 मील करीब तक पहुंचकर उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। फिदेल कास्त्रो के भाई राउल कास्त्रो पर यह मुकदमा 1996 की एक घटना पर दर्ज किया गया। उस वक्त राउल कास्त्रो क्यूबा के विदेश मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान क्यूबा की वायुसेना ने मानवीय सहायता संगठन ब्रदर्स टू द रेस्क्यू के 2 विमानों पर हमला किया था और क्यूबा के इन हवाई हमलों में 4 लोगों की मौत हुई थी। मुझे विश्वास है कि क्यूबा की महान जनता को कम्युनिस्ट शासन के शिकंजे से आजादी मिलने का क्षण अब दूर नहीं है। क्यूबा को आजादी मिले। लिंडसे ग्राहम पहले भी क्यूबा की कम्युनिस्ट व्यवस्था के खिलाफ कड़े बयान देते रहे हैं। हालांकि उनका ताजा बयान किसी मिलिट्री ऑपरेशन की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह जरूर बताता है कि क्यूबा के प्रति ट्रंप के समर्थकों की सोच बेहद आक्रामक है। क्यूबा 1902 में आजाद हुआ।
और 1959 तक वहां अमेरिका समर्थित सरकारें रही। 1953 के करीब फिदेल कास्त्रो ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया और 1959 में सरकार का तख्तापलट कर दिया। इस तख्तापलट के बाद क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन शुरू हो गया। जो क्यूबा अमेरिका के करीब था वो अब सोवियत संघ से नजदीकियां बढ़ाने लगा। इन दोनों देशों की दुश्मनी का चरम आया 1962 में, जब क्यूबा ने रूस की परमाणु मिसाइलें अपने यहां रखी और अमेरिका अपने युद्धपोत लेकर क्यूबा के ऊपर परमाणु बम गिराने निकल पड़ा। दुनिया में आतंक के एक्सपोर्टर के नाम से मशहूर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दोहरा चरित्र बेनकाब हो गया। एक तरफ मुनीर आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका इस्तेमाल बलोच अवाम का खून बहाने में कर रहे हैं। लेकिन अब मुनीर की यही नीति उनके लिए जी का जंजाल बनने वाली है, क्योंकि मुनीर के पापों का हिसाब करने का मन बीएलए लड़ाकों ने बना लिया, जिसकी तस्दीक क्वेटा में बीएलए के ताजा हमलों ने कर दी। आखिर कैसे मुनीर ने अपनी ही सेना को मौत के मुंह में धकेल दिया, इस खास रिपोर्ट से समझिए। अब सवाल है कि आखिर क्वेटा पर आत्मघाती हमला क्यों हुआ? क्या क्वेटा में कत्लेआम मुनीर नीति का परिणाम? मुनीर आतंकियों के सहारे बलूचिस्तान की आवाज दबा रहे हैं। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि आतंकियों की मदद से पड़ोसी मुल्कों में आतंक फैलाते हैं, फिर आतंकियों के खात्मे के नाम पर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, ताकि दुनिया में उनकी शांति दूत वाली छवि बने और मुस्लिम वर्ल्ड में वो अपनी धाक जमा सके। आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया में एक तरफ बम और बारूद की लड़ाई है, दूसरी तरफ एआई, वीडियो और मीम्स का युद्ध। ये वो जंग है जहां गोलियां नहीं चलती, लेकिन ताने सीधे दिमाग पर वार करते हैं। इस डिजिटल जंग में ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को इंटरनेट पर घेर रहे हैं, और जिस अमेरिका ने दशकों तक दुनिया को प्रोपेगेंडा सिखाया, आज उसी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मीम्स के निशाने पर है। ट्रंप भी लगातार मीम और एआई वीडियोस के जरिए ईरान को सर्वनाश की धमकी दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका दोनों ही इस नए वॉरफेयर को समझ चुके हैं, जहां एक पोस्ट, एक वीडियो या एक मीम कभी कभी मिसाइल से भी ज्यादा असर छोड़ता है। इसी पर यह खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने सालों तक मीम्स, अपमान, एआई इमेज और सोशल मीडिया स्टंट से राजनीति की। उन्होंने विरोधियों को जोकर बनाया, खुद को सुपरमैन, किंग और पोप तक दिखाया। लेकिन अब ईरान ने वही खेल ट्रंप के खिलाफ पलट दिया है। ईरानी एम्बेसी अकाउंट्स अब सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं रहे, बल्कि वो इंटरनेट के मीम कमांड सेंटर्स बन चुके हैं। ये तस्वीर ताशकंद में ईरानी एम्बेसी ने पोस्ट की है। इसमें ट्रंप के दिमाग में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बैठे दिखाया गया, यानी ट्रंप के दिमाग को नेतन्याहू कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भी कई बार ईरान को धमकियां दी, एआई तस्वीरों और वीडियोस के जरिए मजाक उड़ाया है। अब ट्रंप ने ये तस्वीर पोस्ट की। इसमें वो वॉर रूम में बैठे हैं, रेड बटन दबा रहे हैं और पीछे स्क्रीन में ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। आसमान में एक सैटेलाइट भी दिख रही है। अब ये तस्वीर देखिए, आंखों पर काला चश्मा लगाकर ट्रंप धमकी देते हुए दिख रहे हैं और पीछे लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स, यानी ट्रंप कहना चाहते हैं कि अमेरिका की स्पेस फोर्स भी ईरान पर नजर बनाए हुए है। यहां अमेरिकी फाइटर जेट ईरानी झंडे वाली बोट्स पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ट्रंप ने लिखा है बाय बाय फास्ट बोट। इसके बाद ट्रंप ने एक और तस्वीर पोस्ट की। इसमें पहले की गई पोस्ट के साथ एक और तस्वीर लगा दी। इसमें अमेरिकी शिप से ईरानी ड्रोन पर लेजर हमला हो रहा है। इसके साथ ट्रंप ने लिखा है बिंग बिंग गॉन। दावा किया जा रहा है कि ईरान समर्थित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है, और अगर ऐसा है तो क्या ईरान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल लिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करने का फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की ऐतिहासिक भूल साबित होने वाला है? आज पूरी दुनिया में चर्चा है कि क्या अमेरिका ईरान के साथ भी वही खेल खेलने जा रहा है जो उसने 2003 में लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी के साथ खेला था, यानी पहले हथियार लो, फिर देश को तबाह कर। लेकिन विशेषज्ञ इसे अमेरिका की चाल का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी अमेरिका के बहकावे में आकर अपने शक्तिशाली हथियार सरेंडर किए, अमेरिका ने उसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लीबिया का तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी। साल 2003 लीबिया के राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी ने अमेरिका पर भरोसा किया, अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम वॉशिंगटन के हवाले कर दिया। गद्दाफी को लगा कि उनका देश बच जाएगा, दुनिया उन्हें स्वीकार कर लेगी।
लेकिन ठीक 8 साल बाद 2011 में अमेरिका और नाटो ने लीबिया पर हमला कर दिया। गद्दाफी का तख्ता पलट हुआ। जिस गद्दाफी ने अपने हथियार सौंपे थे, उन्हें उनकी ही जनता ने सड़क पर घसीटकर गोली मार दी। गद्दाफी के करीबी आज भी रोते हुए कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना गद्दाफी की जिंदगी की सबसे आत्मघाती भूल थी। और ये डर बेवजह नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ साल में कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर लीबिया मॉडल ही लागू करना चाहिए। यानी पहले बातचीत के जरिए ईरान को पूरी तरह निहत्था कर दो, उसका यूरेनियम जब्त कर लो, और जब ईरान बिना दांत का शेर बन जाए तो वहां सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज का खेल शुरू करो। सवाल बड़ा यह है कि क्या खमनई ने गद्दाफी के इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा? अमेरिका और इजराइल की इस चाल का यह पहला चरण है, यानी पहले बातचीत और समझौते के लालच में ईरान को पूरी तरह निहत्था कर दो। एक बार जब ईरान अपना यूरेनियम सौंप देगा तो उसका परमाणु डिटरेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो बिना दांत का शेर बन जाएगा। इसके बाद शुरू होगा दूसरा चरण। ईरान के पास भले ही हिजबुल्ला, हूती और बैलिस्टिक मिसाइलें हो, लेकिन बिना न्यूक्लियर बैकअप के इजराइल के लिए ईरान के भीतर घुसकर रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट करना या उनके कमांडरों को मारना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी तर्क देते हैं कि ईरान को लीबिया समझना अमेरिका की भूल भी हो सकती है। लीबिया के पास कोई जमीनी नेटवर्क नहीं था, जबकि ईरान के पास पूरे पश्चिम एशिया में फैली अपनी प्रॉक्सी सेना है। लेकिन सवाल वही है कि अगर अमेरिका की नीयत साफ नहीं हुई और उसने 2 साल बाद इस डील को दोबारा तोड़ दिया, जैसा कि ट्रंप ने 2018 में JCPOA डील के साथ किया था, तो ईरान के पास दोबारा यूरेनियम संवर्धित करने में सालों लग जाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर इस वक्त दुनिया बटी हुई है। अमेरिका की अपनी जिद है, ईरान का अपना प्रतिशोध। लेकिन इस वक्त एशिया में एक और फ्रंट खुल रहा है जो महाशक्तियों को परेशान कर सकता है। बांग्लादेश, जो अपनी गरीबी को लेकर सुर्खियां बटोरता है, उसने अमेरिका के साथ एक डील पर पूरा खेल पलट दिया। बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है जिसने बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया। अमेरिका के नौसैनिक जहाज बांग्लादेश के पोर्ट तक बिना रोक टोक सीधे आ जा सकेंगे। इससे अमेरिका को चीन की घेरेबंदी करने का नया हथियार मिल गया है। क्या जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में हो रहा है वही भविष्य में मलक्का स्ट्रेट में भी होगा? इस खास रिपोर्ट से समझिए। बांग्लादेश ने अमेरिका को अपने 2 अहम पोर्ट देने का फैसला किया। अमेरिका को बांग्लादेश के चिटगांव और मातरबाड़ी पोर्ट तक पहुंच मिलेगी। इन बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी नेवी और सैन्य जहाज कर सकेंगे। इससे अमेरिका हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में मजबूत हो जाएगा। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा चाइना के ऊपर होगा, क्योंकि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली स्ट्रेटेजी थी